मैं आपका मित्र दोस्त अनिरुद्ध कुमार फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ में। इसी कड़ी में देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। अभी तक हम 4 टेस्ट कर चुके हैं। 5वें टेस्ट में शुरुआत करते हैं। ग्रामीण परिवेश से और सामान्य इतिहास और कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन रखेंगे और एक आध करंट का भी रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, जुड़िए। इसी कड़ी का अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद कौन बनी? देख लेते ऑप्शन। चंद्रानी मुर्मू, क्योंझर उड़ीसा, बीजेडी पार्टी से। ममता कलिया, बीजेडी पार्टी से उड़ीसा। वसुंधरा राजे राजस्थान, डिम्पल यादव उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो सबसे कम उम्र 25 वर्ष कुछ महीने की जो है जो बनी हुई है प्रथम सांसद जो है सबसे कम उम्र की हैं वो है अपनी चंद्रानी मुर्मू, क्योंझर जिला उड़ीसा राज्य से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन इसी में क्वेश्चन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था किस युग में? तो निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो देखते हैं इनमें से चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मध्य पाषाण काल में होगा। क्या है इसका सही आंसर? मध्य पाषाण काल। सबसे पहले जो है हमें पशुओं के पालन के जो प्रमाण का जो समय है जो मुझे मिले हैं प्रमाण वो मिले हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें पूछा था स्थान का नाम, इसमें पूछा है समय का नाम। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से जो है कौन सा स्थल है जहां से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो है सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा सी, मददहा से। चुपानी मांडो से नहीं है, काकोरिया से नहीं है, सराय नाहर राय से नहीं है, मदहा से है। मदहा ये जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मध्य पाषाण कालीन मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है। देख लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बंद रहिए हमारे साथ में। कमेंट्स भी करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दमदमा से, ऑप्शन बी सराय नाहर राय से, ऑप्शन सी मैदहा से, ऑप्शन डी लंगनाथ से। तो इसका जो है सही आंसर होगा मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा एवं दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो इस आधार पे जो है हमारा जो है ऑप्शन होगा ए सही। क्या? दमदमा। यानी कि दमदमा में जो है 41 कब्रगाह मिले हैं, जिनमें से कई एक साथ में दफनाए गए हैं। उसमें से एक ऐसा कब्रगाह भी है जहाँ पे 3 लोग एक साथ में दफनाए गए जो मानव थे। अगला क्वेश्चन है इसी कड़ी में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, जो खाद्यान्नों की कृषि थी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई है? तो इसके भी देख लेते हैं। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो है सही आंसर होगा खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। यही समय है जब मनुष्य ने कृषि कार्य से परिचित हुआ या परिचय किया अपना, या कृषि कार्य को करना स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में
मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी, यानी कि इसका जो है सही ऑप्शन होगा डी। बाकी ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो इसमें से जो सही है होगा वो हमारा नर्मदा घाटी होगा। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसका जो है देख लेते हैं, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो इसमें जो है आपका जौ था। क्या था? जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ की जो खेती थी वो 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी मानव के द्वारा उगाया जाने लगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, जौ है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोल्हाडीबा, ऑप्शन बी लहुरा देव, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी टोकवा से। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका लहुरा देव। क्या होगा? लहुरा देव। देख लेते हैं लहुरा देव क्या है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्हाडीबा इलाहाबाद जिले में बेल नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि बिल्कुल लहुरा देव है तो प्रयुक्त में हम जो है लहुरा देव को ही सही मानेंगे, क्योंकि जो है लहुरा देव 9000 और 7000 ईसा पूर्व के बीच का साक्ष्य हमें प्रकट करवाता है खाद्यान्न पदार्थों का या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों का। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के सामानों के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है, के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है मुरादाबाद है नहीं, पीतल के लिए है। हरदोई है नहीं। खुर्जा अलीगढ़ तालों के लिए है। तो खुर्जा जो है हमारा ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए और कांच के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो इसका जो सही होगा वो होगा आपका खुर्जा। अगला क्वेश्चन, वह प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ का इत्र विश्व प्रसिद्ध है? तो इत्र की बात किया है वो देख लीजिएगा, कन्नौज, कानपुर, इटावा, मैनपुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कन्नौज होगा। कन्नौज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कन्नौज उत्तर भारत का जो हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत की राजधानी रही है 600 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास। उस समय कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष भी कई बार हुआ। बेलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में है, कन्नौज के युद्ध के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो वो कन्नौज में ही हुआ है। तो कन्नौज जो है एक ऐतिहासिक नगरी है, बहुत जो है ये है कन्नौज जो है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नगर रहा है और ये जो है उत्तर प्रदेश में है, जो इस समय विश्व में इत्र के लिए जाना जाता है। इत्र की खोज जो है शाहजहाँ की सासू जो है मेहरुन्निसा ने किया था। आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं अगर तो जान लीजिएगा। अगली कड़ी में देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी रायबरेली। तो इसका जो है सही आंसर होगा झांसी। झांसी में जो है राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कानपुर आप जानते हैं राष्ट्रीय भारतीय दलहन संशोधन, लखनऊ भारतीय शुगर संस्थान,
रायबरेली भारतीय पशु उत्थान संस्थान है, राज्य पशु उत्थान संस्थान जानते हैं, अगले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं डिस्कस। अगला, उत्तर प्रदेश का बाबरी मस्जिद मामला किस शहर से संबंध रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का बाबरी मस्जिद मामला किस शहर से संबंध रखता है? तो इसका जो सभी लोग जानते हैं, फैजाबाद में एक शहर अयोध्या, तो अयोध्या में जो है राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला जो केस था वो अयोध्या से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादित भूमि पर किसका अधिकार माना? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सुन्नी वक्फ बोर्ड, ऑप्शन बी साधु अखाड़ा समाज का, ऑप्शन सी राम जी का, ऑप्शन डी रामलला विराजमान का। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड, साधु अखाड़ा या राम जी का अधिकार ना मानते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग के आधार पर उन्होंने जो है रामलला विराजमान का अधिकार माना है। उन्होंने माना कि जो मस्जिद बनी हुई थी वो मंदिर को तोड़ करके ही बनाई गई थी, तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ज्यूरी के आदेश में जो है रामलला विराजमान का अधिकार उस जगह पे माना है। और सरकार को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने के लिए भी आदेश दिया है कि सरकार जो है 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाएगी और ट्रस्ट बनाने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में है, एंटी रोमियो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था या चलाया गया है? तो सभी लोग जानते हैं एंटी रोमियो जो है योगी सरकार शुरुआत में जैसे ही गठित हुई तो सबसे पहला अभियान उनका एंटी रोमियो था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। हालांकि लोगों ने, नवयुवकों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन विरोध का कोई प्रभाव सरकार पे नहीं पड़ा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में। चर्चा का कारण बना जमाती तबलीगी समुदाय किस धर्म से संबंध रखता है? चर्चा का जो कारण बना हुआ जमाती संबंध जो है ये लोग किससे रखते हैं? जो जमाती तबलीगी समुदाय के लोग हैं किस धर्म से संबंधित हैं? तो सभी लोग जानते हैं ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो आज जो है हमारे देश के लिए एक समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक वस्तुएं किसे घोषित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु किसे घोषित किया गया है कोरोना वायरस के बचाव को लेकर के ध्यान में रखते हुए? तो इसका ऑप्शन ए मास्क और सैनिटाइजर, ऑप्शन बी हेलमेट और जूता, ऑप्शन सी टोपी और चश्मा, ऑप्शन डी कोला और आइसक्रीम। तो इसका हमें पता होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन है मास्क और सैनिटाइजर, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास में लगभग में इस समय उपलब्ध है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 22 मई। तो इसका जो है सही ऑप्शन है आपका 22 अप्रैल। जो है 22 अप्रैल को हम लोग जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं पृथ्वी दिवस के बारे में, जान लेते हैं। पृथ्वी दिवस को मनाना 1970 से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं और इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना, शिक्षा और सफाई जैसी व्यक्तिगत गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। और विशेष इसमें यह है कि इस बार जो हम लोगों ने मनाया है इसकी पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ थी। थीम थी इसकी ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप सिटीजन साइंस एडवोकेसी वॉलंटरी एजुकेशन एंड इवेंट पर जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान वैश्विक डिजिटल मोबिलाइजेशन पर भी जोर दिया जा रहा है पृथ्वी दिवस के अवसर पर। और भारत के द्वारा जो है एक आरोग्य सेतु को लॉन्च किया गया है, जिसको हमें सब लोगों को अपने पास में जो है उसको डाउनलोड करना है, जो हमें कोरोना को लेकर के अलर्ट करेगा अगर उसको हम सही जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए ठीक है, इतना बहुत। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।